हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र विद्या। आज मैं लेकर आई हूँ मल्हार पाठ 7 का एक नया पाठ नंबर 2, 3 बुद्धिमान। यह एक लोक कथा है और लोक कथा क्या होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पहले से चली आ रही है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। चलिए। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी। देखो, बहुत पुराने समय की बात है क्योंकि ये एक लोक कथा है, ये बहुत पुरानी होती है। तो क्या होता है कि एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति होता है। निर्धन मतलब बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है और उसके 3 बेटे होते हैं। और अपने तीनों बेटों से वो कहता है कि देखो, हमारे पास तो ना धन दौलत है, ना चांदी सोना। वो बहुत गरीब होते हैं, तो इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। कहता है कि ना तो सोना चांदी है, ना ही धन है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, एक दूसरे प्रकार का धन संचित मतलब इकट्ठा करना है। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। वो अपने बेटों को समझाता है, निर्धन व्यक्ति, कि तुम इस प्रकार का धन संचित करो, कुछ अलग ही प्रकार का। और क्या समझाता है कि हर एक वस्तु और स्थिति को है पूर्णतः, मतलब जो भी स्थिति तुम्हारे सामने है, जो भी सिचुएशंस है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसको जानने का प्रयास करो कि स्थिति क्या है और कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। और कहता है कि जो भी तुम्हारे आसपास हो रही है चीज़ें, उनको ऑब्ज़र्व करो और कुछ भी तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। और रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र वृद्धि होगी। देखिए, वो व्यक्ति अपने तीनों बेटों को समझाता है कि रुपये पैसों की जगह पे तुम्हारे पास क्या होगी, पैनी दृष्टि। पैनी दृष्टि मतलब बहुत ही शार्प जो है नज़रें, जो कि हर तरफ देख पाएँ। और सोने चांदी की जगह तीव्र बुद्धि, बहुत शार्प माइंड। सोना चांदी तो है नहीं, उसकी जगह पे तुम्हारे पास बहुत ही शार्प माइंड होगा। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। और कहता है कि अगर तुम ऐसा धन कमा लोगे जैसे कि तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि, तो क्या होगा, तुम्हारी तुलना जो है कभी दूसरों से कम न होगी। मतलब तुम्हारे पास धन पैसा रुपया तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी तुम क्या रहोगे, बहुत ही फेमस हो जाओगे। और 19 नहीं रहेगी, मतलब 19 न होने का मतलब है किसी से कम नहीं रहोगे तुम। ठीक है। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद जो है पिता की मृत्यु हो गई। और बेटे मिलकर बैठे, बेटे साथ में बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, देखो क्या होता है, जब पिता चल बसे, सारे पुत्र जो है एक साथ बैठे और उन्होंने एक साथ विचार किया, मतलब विचार विमर्श किया, बातें की कि चलो अब आगे क्या किया जाए। हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरावाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कभी भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। देखो, तीनों भाइयों ने मिलकर बैठे और विचार विमर्श किया कि अब हमारे पास यहाँ पिताजी के घर में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमें पता है वो निर्धन थे, पैसा धन दौलत तो उनके पास है नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम जगत यानी संसार, दुनिया देखें, बाहर निकलते हैं, आसपास क्या हो रहा है वो देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे, श्रम का काम कर लेंगे, श्रमिक बन जाएंगे या फिर हम चरवाहे बन जाएंगे, जानवरों को चराएंगे, जानवरों की देखभाल करेंगे और हम कभी भी क्यों ना हो, लेकिन हम भूखे तो नहीं रहेंगे। और अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए और ये होता है कि फिर वो यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया और 40 दिनों तक वो चलते रहे। क्या होता है, रास्ते में कई वीरान घाटियाँ आती हैं, बड़े बड़े घने घने जंगल आते हैं। तो क्या क्या उन्होंने उनको पार किया और लगभग 40 दिनों तक वो लोग चलते रहे। कितने दिनों तक चलते रहे? 40 दिनों तक। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। जो भी खाने पीने का सामान वो घर से लेकर आए थे वो समाप्त हो गया था। थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए। अब उनको बहुत थकान लग गई थी, उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल पड़े। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। क्या होता है कि वो बहुत थक गए थे, पैरों में भी छाले पड़ गए थे, लेकिन सड़क है समाप्त ही नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सड़क के किनारे ही कुछ देर आराम किया और उसके बाद कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि दूर एक नगर दिखाई दे रहा है और वो तीनों नगर के पास पहुंच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग मतलब पैर। जैसे ही उन्होंने नगर देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और जल्दी जल्दी उन्होंने अपने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। जब भी नगर के बिल्कुल निकट पहुँचे, निकट मतलब पास में, आपको बीच बीच में जो शब्द आ रहे हैं कठिन शब्द, उनके भी अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए वो भी ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुँचे, निकट पास पहुँचे, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। तो वो अचानक वहाँ पे रुक गया। जो सबसे बड़ा भाई था उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, उसने धरती दृष्टि मतलब नज़र डाली और वह बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। उसने धरती पर देखा, क्या देखा कि ऊँट के पैरों के निशान थे धरती पर। तो उसने अनुमान लगाया कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गुजर चुका है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका। मझला मतलब बीच का भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, मछली भाई बीच के भाई ने सड़क के दोनों ओर देखा और देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता हो। संभवतः मतलब संभव है कि मतलब शायद, नॉट कन्फर्म, कि वो जो ऊँट था एक आँख से अंधा था, वो एक ही आँख से देख सकता था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, अब थोड़ी दूर आगे जाके सबसे छोटा भाई बोलता है, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। और जो ऊँट था उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। छोटे भाई की बात सुनकर उन्होंने कहा, जो दो भाई थे बीच के और बड़े भाई में, कि भाई तुम सही बोल रहे हो। और यह कहते हुए वह तीनों नगर की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार आता है जो उनके पास से गुजर रहा होता है। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसने पूछा, क्या पूछा, घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। देखो, सबसे बड़ा भाई जो है वो पूछता है घुड़सवार को देखकर कि लगता है तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो। तो घुड़सवार ने भी कहा, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। तो बड़े भाई ने क्या पूछा कि तुम्हारा ऊँट खो गया है क्या? उसने कहा, हाँ। तो बहुत बड़ा सा, उसने कहा बहुत बड़ा ऊँट था? उसने कहा, हाँ। वह एक आँख से देख नहीं पाता था? मझले भाई ने पूछा। अब जो बीच का मझला भाई है उसने पूछा घुड़सवार से, क्या वो ऊँट एक आँख से अंधा था? उसने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना?
अब छोटे भाई ने भी सवाल पूछा घुड़सवार से, क्या ऊँट पर एक महिला और बच्चा सवार था? घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला। अब घुड़सवार सोचने लगा कि इनको कैसे मालूम कि यहाँ से ऊँट गुजरा था और वो एक आँख से देख नहीं सकता था। ऊपर से इन्हें ये भी कैसे मालूम कि ऊँट पर एक महिला और एक बालक सवार था। तो जो घुड़सवार है उनको बड़ी ही शंका की दृष्टि से देखने लगा। आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? अब घुड़सवार को जब शंका मतलब डाउट होता है, लगता है उसका ऊँट कहीं खो गया है और हो सकता है जो बच्चे और महिला थी उनको भी वो जानता हो और उन्हीं की खोज में वो निकला हो। तो घुड़सवार ने कहा, क्या तुम ही लोगों ने मेरा ऊँट चुराया है? तुम्हारे पास ही मेरा ऊँट है, जल्दी बताओ। हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा। अब भाइयों ने कहा कि भाई, हमने तुम्हारे ऊँट को नहीं देखा है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम है? तो अब घुड़सवार बोला, जब तुमने मेरे ऊँट को देखा ही नहीं तो तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम है? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। तो तीनों भाइयों ने उत्तर दिया, हमने आपके ऊँट को देखा तो नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि और आँखों से काम लेना जानते हैं। मतलब हमने अपनी बुद्धि और आँखों का इस्तेमाल करके तुम्हारे ऊँट के बारे में जानकारी जो भी है वो पता की। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। देखो, अब भाइयों ने कहा, एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा कि शीघ्र करो, जल्दी करो, उस तरफ जाओ और शायद तुम्हारा जो ऊँट है वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। देखो, घुड़सवार को उन तीनों भाइयों की बातों पर भरोसा, विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने मेरे घोड़े ऊँट के बारे में सच बताया है, तो मैं उस दिशा की ओर नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तो तुम्हारे पास है, तुम्हें ही मुझे अपना ऊँट लौटाना पड़ेगा। तो भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब घुड़सवार की बात सुनकर भाई थोड़े चिंतित हो गए और कहे, हम तो तुम्हारे ऊँट को देखे भी नहीं हैं। बोला कि हमने तो तुम्हारा ऊँट देखा भी नहीं, चुराना तो दूर की बात है, हम तुम्हारा ऊँट कहाँ से लौटा दें? लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन घुड़सवार है कि उनकी बातें मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे ज़ोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। अब देखो, घुड़सवार को उन तीनों भाइयों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बता तो दिया था कि किस दिशा में उसे जाना है, उनका जो ऊँट है किस दिशा में गया है, लेकिन घुड़सवार ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उनको क्या किया, तलवार दिखाकर उनको अपने साथ चलने के लिए, आगे आगे चलने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। अब क्या होता है, घुड़सवार ने उसको घुड़सवार को शंका है कि शायद मेरा ऊँट खो गया है। इन तीनों भाइयों को उसके बारे में पूरा मालूम है कि वो अंधा है और उस पर एक बच्चा और एक औरत सवार है। तो शायद इन तीनों भाइयों ने ही मेरे ऊँट का किडनैप किया है, उसको चुराया है। तो क्या किया, वो अपने राजा के राजभवन में उन तीनों भाइयों को ज़बरदस्ती तलवार दिखाकर लेकर गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। अब उसने क्या किया, राज्य में पहुंचकर राज दरबार में उन तीनों भाइयों को, तो जो वहाँ के गार्ड होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको सौंप दिया और स्वयं वो अपने जो है वहाँ के जो राजा हैं उसके पास चला जाता है। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा,
और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते में भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले आ रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला है। अब वो राजा के दरबार में जाता है घुड़सवार और अपनी जो परेशानी है उनके सामने पेश करता है कि जो मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। तो क्या होता है, उसने कहा मेरी जो पत्नी है और मेरे जो बेटे हैं एक बड़े से ऊंट पर सवार थे और वो मेरे पीछे पीछे से आ रहे थे और किसी कारणवश जो है उनका जो ऊंट है बहुत ही पीछे रह जाता है और जब वो वापस जाता है तो उनको उनका घुड़सवार को ना तो उनके पुत्र और पत्नी मिलती है और ना ही घोड़ा मिलता है। और वो कहते हैं कि मुझे शंका है कि ये जो तीनों भाई हैं इन तीनों भाइयों ने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी और बेटे को भी मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? राजा ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों समझते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जब वो व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बात बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे भी सवार थे। अब राजा ने पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि इन तीनों भाइयों ने ही तुम्हारा ऊँट चुराया है? तो उसने बताया मैंने जो ये घटना है पूरी घटना किसी को भी नहीं बताई और इन तीनों भाइयों को तो बिल्कुल नहीं बताई। लेकिन फिर इनको कैसे पता है कि जो ऊँट है वो बहुत बड़ा था, एक आँख से अंधा था और उस पर एक लड़का और एक स्त्री सवार थी? ठीक है। तो राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर से बोला, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। देखो अब राजा को भी शंका होती है कि जैसे कि तुमने बताया कि तुमने तो उनको बताया है नहीं कि तुम्हारा जो ऊँट है और तुम्हारे बीवी बच्चे हैं वो कैसे गुम हो गए। तो इस तरह राजा को भी शंका होती है कि उन्होंने कैसे तुम्हारे ऊँट के बारे में इतना सब कुछ बताया। तो जाओ उनको पकड़ कर लाओ, तीनों भाइयों को पकड़ कर लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आता है। अब क्या होता है, ऊँट का भाई बाहर जाता है और फटाफट जाकर उन तीनों भाइयों को राजा के दरबार में अंदर ले आता है। चोरों तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपा रखा है? अब राजा कहता है कि चोरों जल्दी बताओ कि ऊँट कहाँ है और तुमने इनका पति पत्नी और ऊँट को कहाँ छिपा कर रखा है। तो अब भाई लोग बोले कि हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में जो सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? अब राजा बोलते हैं, इस व्यक्ति ने तो तुम्हें ऊँट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी तुमने बिल्कुल सच सच जो है उस ऊँट के बारे में इसे बताया और अब तुम कहते हो कि तुमने उसे नहीं देखा, नहीं चुराया। ये कैसे पॉसिबल है? तो अब सुनिए क्या होता है। महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया कि महाराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते।
हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। अब देखिए तीनों भाई क्या कहते हैं कि महाराज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते हैं। मतलब हम अपनी दृष्टि के सामने जो छोटी छोटी जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते हैं। बहुत अच्छे से हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, और हमने अपने परिवेश मतलब जो वातावरण में वो पले हुए हैं को पैनी दृष्टि, पैनी मतलब बहुत ही शार्प नज़रों से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगा है। मतलब वो कहते हैं कि जो हमारी ये जो आज पैनी दृष्टि हुई है, जो हमारा शार्प माइंड हुआ है, इसमें बहुत समय लगा है। हमने बचपन से ही इसका प्रयास किया है और इसीलिए ऊँट को हमने देखे बिना ही पता लगा दिया कि वह कैसा है, कैसे अपनी पैनी दृष्टि और अपनी बुद्धिमत्ता से, शार्प माइंड से। और राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? अब राजा ये बोलता है कि किसी को देखे बिना उसके बारे में इतना सब कुछ जानना, क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? तो हाँ, संभव है। भाइयों ने जवाब दिया कि हाँ, ये बिल्कुल ही संभव है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच करेंगे। तो राजा क्या होता है, अब उनकी परीक्षा लेता है कि कैसे संभव है ये कि किसी को देखे बिना आप उसके बारे में इतना सब कुछ बता सकते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया। अब राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और मंत्री जो है तुरंत वहाँ से चला गया बाहर। लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। अभी होता है मंत्री राज दरबार में वापस आता है दो पेटियों के साथ। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। अब वो दोनों पेटी लाए और इस तरह रखे कि वह राजा को दिखाई दिए, और दोनों राज दरबारी जो पेटी लेकर आए थे वो वहाँ से हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। अब जो तीनों भाई हैं अपनी पैनी दृष्टि से उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई। तीनों भाइयों ने देखा कि पेटी को कहाँ से लाया गया और कैसे लाया गया और किस ढंग से रखी गई, और देखें कि उसको किस ढंग से वो लोग रख रहे हैं। जो राज दरबारी हैं पेटी को किस ढंग से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। अब राजा बोले, तो चोरों बताओ उस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। अब जो सबसे बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि महाराज, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन मैं यह ज़रूर बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उस पेटी में एक गोल वस्तु है। अब बीच का भाई बोला, मझला, उसमें अनार हैं। और छोटा भाई बोला, हाँ, और वह अभी कच्चे हैं। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें
उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रह गई। देखो क्या होता है, फिर राजा जो है वो पेटी बुलाता है अपने पास और पेटी खोलता है तो उसमें देखता है कि उसमें कच्चे अनार हैं, जो कि भाइयों ने बताया था कि उसमें कोई गोल वस्तु है, कच्चे अनार हैं जो अभी पके नहीं हैं। तो इस तरह देखता है कि अरे ये कैसे बता दिया बिना देखे इन भाइयों ने, सोचता है। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकाल कर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। वो क्या करता है, जहाँ राज दरबार में जितने भी लोग थे सबको वो अनार दिखाता है, पेटी खोलकर दिखाता है। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, फिर वो ऊंट के मालिक से क्या कहता है, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं हैं, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। देखो अब राजा ने ऊंट के मालिक से कहा, इन्होंने यह साबित कर दिया है कि ये चोर नहीं है, ये क्या है, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान भाई हैं। अब तुम एक काम करो, इनके बताए रास्ते पर जाओ और अपने ऊंट को ढूंढ कर लाओ। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोग आश्चर्य का कोई ठिकाना न। राजा के दरबार में जितने भी लोग थे सभी आश्चर्यचकित हो गए, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित थे। स्वयं राजा भी उन तीनों भाइयों की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत ही चकित थे। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने लगे। अब देखो क्या हुआ, राजा उनके उत्तर से बहुत ही आश्चर्यचकित थे, उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ राजदरबार में जो भी स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था उनको मंगाया, उनके लिए परोसा और उनकी आवभगत वेलकम करने लगे। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। अब देखो राजा ने कहा कि अब तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे ये ज़रूर बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट कैसा था और ऊँट खो गया है। वो जानने की राजा को बड़ी इच्छा थी। अब क्या हुआ, बड़े भाई ने कहा, सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने उसके पास से जाने वाले घुड़सवार को उसके चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में वो बात आ गई थी कि वह किसी को खोज रहा है। देखो सबसे बड़े भाई ने कहा कि जब हम जा रहे थे रेत में, ऊँट के जो बड़े बड़े पैरों के पद चिन्ह थे उनको देखकर मुझे पता चल गया कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा ऊँट गुजरा हुआ है। और जब घुड़सवार पर मेरी नज़र दौड़ी तो घुड़सवार इधर उधर कुछ खोज रहा था, जिसे देखकर मुझे लगा कि घुड़सवार किसी को ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को बताया था कि उसका ऊँट एक ही आँख से देख पाता है, उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। अब देखो, अब राजा ने ये कहा कि अब ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट जो है एक आँख से अंधा था। तो मैंने इस बात का अनुमान लगाया। अब देखो मछली भाई ने कहा, मैंने इस बात का अनुमान लगाया, गैस किया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। अब देखो क्योंकि ऊँट को सिर्फ एक ही आँख से दिखाई देता था, एक आँख से नहीं दिखाई देता था, तो उसने क्या किया था, दाहिने जो तरफ की घास थी उसको तो खाई हुई थी, चरा हुआ था, लेकिन बाईं तरफ की जो हरी भरी घास थी वो वैसी की वैसी थी। यह देखकर मछली भाई ने अनुमान लगाया कि ऊँट केवल एक ही आँख से देख सकता है। और राजा ने कहा, बहुत उत्तम, श्रेष्ठ। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी। अब राजा बोले कि ये बताओ कि तुम में से किसने बताया कि उसमें बच्चे और महिला भी सवार थी, ये तुम्हें कैसे पता चला।
अब छोटे भाई की बारी आई। बोला, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह और साथ ही एक छोटे छोटे पैरों के चिन्ह भी थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी है। अब छोटे भाई ने बोला, जब ऊंट रेत में बैठा था, उसके बैठे हुए में उसके पास में ही एक औरत के जूतों के चिन्ह थे, निशान थे। औरत के चिन्ह के साथ साथ एक छोटे से बच्चे के भी निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि ऊंट के साथ साथ महिला और बच्चा भी है, मौजूद है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। राजा बोले, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अब राजा को ये डाउट हुआ कि भाई तुमने ऊँट का तो चलो बता दिया, लेकिन ये कैसे बताया कि जो पेटी आई है उसमें कच्चा अनार है? अब ये तुम्हें कैसे पता चला, ये भी बताओ। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाए लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। अब बड़े भाई ने कहा कि जब पेटी राज दरबारियों के द्वारा अंदर लाई गई थी, जिस प्रकार से वो रख रहे थे, उसको देखकर लगा कि वो ज़रा भी भारी नहीं है। और उन्होंने रखा तो उसमें से हल्के से कुछ लुढ़कने की आवाज़ आई, जिससे मुझे पता चला कि उसके अंदर एक ऐसी वस्तु है, गोल वस्तु है, जो कि लुढ़क रही है। अब मझला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया कि चूँकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी, उद्यान मतलब बगीचा, और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वो अवश्य ही अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए थे। अब क्या होता है, जब वो उनको पकड़ कर लाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि उधर बाहर महल में बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पेटी उद्यान से, बगीचे से लेके आ रही थी, तो ज़रूरी था कि उसमें गोल वस्तु है, तो वो अनार ही होंगी गोल वस्तु। इस तरह से मछली भाई ने अनुमान लगाया कि वो अनार हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चे हैं? अब उन्होंने कहा कि चलो, बड़े भाई ने पता किया उसमें कोई गोल वस्तु है, मछली ने कहा उसमें अनार है, और छोटे को पूछा कि ये तुमने कैसे बताया कि अनार अभी कच्चे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। अब छोटे भाई ने कहा, खुली खिड़की से बाहर राजा को दिखाते हुए, कि महाराज, आप देख सकते हैं कि उद्यान में अभी जितने भी अनार हैं वो पके नहीं हैं, सारे ही कच्चे हैं। संभवतः जो अनार लाए गए थे वो कच्चे ही होंगे। तो इस प्रकार राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। अब राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। राजा ने जिस तरह देखा तीनों भाई इतने बुद्धिमान हैं, तो वो क्या हो गया, इनकी पैनी दृष्टि जो शार्प दृष्टि है और तीक्ष्ण बुद्धि से देखकर हैरान हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। अब राजा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा राज दरबार में कि देखो, धन संपत्ति तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम गरीब हो, लेकिन जो तुम्हारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, और जो तुम्हारे पास इतनी शार्प बुद्धि है, बुद्धिमान हो, और दृष्टि, पैनी दृष्टि है, उससे तुम बहुत ही धनवान हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर कैसा लगा, तीन बुद्धिमान? तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप अपने जीवन में भी ये लक्ष्य रखिए कि आपकी जो दृष्टि हो तीक्ष्ण हो, शार्प हो। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए, और आपकी जो बुद्धि है उसको शार्प बनाइए।